हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। जो हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट्स, उसमें डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट लेक्चर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में था, तो आपको उसमें बहुत सारे फीचर्स ट्रिवियल लगे होंगे कि हाँ ये तो वेल नोन है, बिल्कुल कॉमन सेंस है लेट्स से। लेकिन इन दिस लेक्चर यू विल सी कि क्यों मैंने उन पॉइंट्स पे एम्फेसाइज़ किया था। ओके क्योंकि उन नोशंस को अब हम जनरलाइज कर सकते हैं किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो प्रेजेंटली हम जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सामान्यतः कहा जाता है, बट जब हम 3 डायमेंशंस में जाते हैं तो वहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम उसे कहते हैं। और अभी हम एक प्लेन में है, 2 डायमेंशनल एक प्लेन में है, जिसको अभी तक हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन अब उसे उसका एक ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं। ओके तो द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सिंपली सोचिए 2 डायमेंशनल प्लेन है, किसी पॉइंट को लोकेट करने का एक तरीका। थिंक ऑफ इट दिस वे, मैं इसे इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। से आप ओरिजिन पे हैं, ओके आपका कोई साथी है, वो एक बड़ा सी ग्राउंड है, इनफाइनाइट एक्सटेंट का हो सकता है, वो इसमें कहीं पे है। तो यहाँ ओरिजिन पे कोई एक व्यक्ति है जो सब जगह देख सकता है, से थिंक ऑफ इट दिस वे। तो आप उसको पूछ रहे हैं भाई मुझे अपने साथी तक, या कोई पार्टिकल है उसकी उस तक पहुँचना है, तो मैं वहाँ कैसे कैसे पहुँच सकता हूँ। तो कार्टेशियन सिस्टम में जब आप वर्क कर रहे थे तो आपको ये बताया गया भाई आप x कदम या 5 कदम इस डायरेक्शन में चलिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलिए, और फिर 7 कदम ये चलिए, जिन्हें आप x और y कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ओके लेकिन आपको ये नॉलेज देने का, किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने का, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या मूव नहीं भी कर रहा है, किसी पॉइंट को लोकेट करने का, जिस पॉइंट का नाम P है, ये P पॉइंट इस प्लेन में कोई भी आर्बिट्री पॉइंट हो सकता है, तो उसको लोकेट करने का एक ऑल्टरनेटिव वे भी आपके पास है। ओके वो दूसरा तरीका जिनको हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स अपना कहेंगे, वो तरीका क्या है, अगेन आप 2 नंबर्स आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, चाहे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज़ करें तो आपको 2 नंबर्स से मेरा मतलब है एक्स एंड वाई, आपको 5 मीटर 7 मीटर बताना पड़ता है, 2 नंबर्स आपको देने पड़ते हैं। जो हमारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिनके हमारे कोऑर्डिनेट्स के नाम आर और थीटा होते हैं, ठीक है, रेडियल कोऑर्डिनेट एंड एंगुलर कोऑर्डिनेट, ओके पोलर एंगल कह सकते हैं आप, या वो, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं अभी भी आपको 2 नंबर्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, आर एंड थीटा। तो अगेन 2 नंबर्स, इसको मैं बाद में कभी कोशिश करूँगा मैं इसे रिलेट कर सकूँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट के नोशन से और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, 2 ही कोऑर्डिनेट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है इन जनरल 2 डायमेंशनल प्लेन में, बट दिस, लेकिन वो 2 चीज़ें होती क्या हैं, एक्स और वाई में आपको बड़े आराम से समझ आता है। हाँ एक्स ये वाली डिस्टेंस है, वाई ये वाली डिस्टेंस है, ओके वेरी सिंपली। जो आप 2 चीज़ें बता के अगेन इससे कोई पॉइंट P है, इसको लोकेट कर सकते हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, इस तरह से आप सोचें तो वो 2 पॉइंट्स हैं। एक, अगर आपको उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बता दी जाए, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, आपको ये बता दिया जाए भाई आपको जिस पॉइंट पे पहुंचना है वो ओरिजिन से 12 मीटर की दूरी पे है, तो एक चीज़ तो ये आपको बता देंगे हम, यहाँ पे जो ओरिजिन पे है वो आपको अगर ये बता दे कि हाँ ओरिजिन से 12 मीटर्स की डिस्टेंस पे जाइए, पर आप खुद ही सोच सकते हैं केवल ये डिस्टेंस बता के आप इस पॉइंट तक यूनिकली नहीं पहुँच सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको ये बताया गया भाई पॉइंट P पे जाने के लिए आप ओरिजिन से 12 मीटर दूर चले जाइए, लेकिन ओरिजिन से 12 मीटर दूर तो ये वाला पॉइंट भी होता है 12 मीटर, और 12 मीटर ये भी दूर होता है, और 12 मीटर ये भी दूर होता है। आप एक सर्किल इमेजिन कीजिए जिसका रेडियस 12 मीटर है, तो उस सर्किल के सर्कमफेरेंस पे जितने पॉइंट्स हैं वो सब के सब ओरिजिन से 12 मीटर दूर है। तो इसका मतलब केवल ये बता के काम नहीं चलेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताया हमने, लेकिन इससे वो पॉइंट यूनिकली स्पेसिफाई नहीं हुआ। आपको इस पॉइंट को अगर यूनिकली स्पेसिफाई करना है, इसको बिल्कुल क्लियर करना है आपको किसी को, हाँ हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ अगर हम एक एंगल भी बता दें, एंगल कौन सा, यहाँ पे हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, आपने अपने उसमें प्लेन में एक लाइन को रेफरेंस लाइन की तरह मार्क कर रखा है, ओके कि सारे एंगल्स हम हमेशा इस लाइन के रेस्पेक्ट में रीड करेंगे। ये लाइन एक्स कोऑर्डिनेट को नापने के लिए नहीं है। अब नॉर्मली जो कन्वेंशन है, जब हम इसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट करेंगे कार्टेशियन के साथ, तो ये एक्चुअली हमारी एक्स एक्सिस ही होती है, बट इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो हम एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें आप सोचिए ये वो लाइन है जिसके रेस्पेक्ट में हम एंगल्स नापते हैं। अब एंगल कौन सा, हम एक एंगल बताएंगे जिसको हम थीटा कहेंगे। ये एंगल होगा जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, उस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन करें, तो ये जो ये रेड लाइन इस फिगर में दिख रही है, ये लाइन इस रेफरेंस लाइन के साथ जितना एंगल बनाती है, ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बता दूं और साथ साथ रेफरेंस लाइन के साथ
ये लाइन ज्वाइनिंग का एंगल बता दूं, इसे मैं सिंपली अब आगे से एंगल बोलूँगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। एंगल से हमारा रेफरेंस वो क्या है, मैं बार बार लाइन ज्वाइनिंग और उसका एंगल विद रेफरेंस लाइन नहीं कहूँगा, ओके, दैट इज एम्प्लाइड। और रेफरेंस लाइन यूजुअली हमारी एक्स एक्सिस ही होगी, ओके। वैसे तो आप किसी और उसको भी ले सकते हैं, आप रेफरेंस लाइन चाहे तो इस लाइन को भी ले सकते थे या किसी और लाइन को, लेकिन कन्वेंशन यही है हमारा, ओके दिस। तो अगर ये दो इन्फॉर्मेशन भी आप किसी को दे दें तो वो यहाँ पहुँच सकता है। आप किसी को बताइए भाई आप ओरिजिन से 12 मीटर जाइए, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में जो इस लाइन के साथ 30 डिग्री पे है, तो आप इस लाइन के साथ 30 डिग्री नापिए और उस डायरेक्शन में एक लाइन बनाइए और उस लाइन पे 12 मीटर तक चलते जाइए, तो आप यहीं तो पहुँचेंगे। यहीं पहुँचने का सेंस समझिए, यूनिकली हमने ये पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया है। अब की बार हमने एक्स वाई का कोई जिक्र नहीं किया, इस पॉइंट को अब की बार हमने 2 नंबर्स की ही मदद से लोकेट किया है। आर डिस्टेंस बताएंगे, थीटा डिस्टेंस नहीं है, एंगल है, बट एक नंबर आपको देना पड़ेगा। हाँ 30 डिग्री वाली डायरेक्शन में 12 मीटर जाइए, या किसी को आप अगर यहाँ भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए मैं लेता हूँ, तो आप कहेंगे भाई आप यहाँ से इस लाइन के साथ 90 डिग्री वाली डायरेक्शन में जाइए और से 5 मीटर जाइए, से ये डिस्टेंस 5 मीटर है ये। या किसी को यहाँ भेजना चाहते हैं तो आप बोलेंगे 140 डिग्री वाली डायरेक्शन में 15 मीटर्स जाइए। तो एक डिस्टेंस और एक एंगल बता के आप इस प्लेन के हर एक पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। पहुंचने का मतलब फिर से वही आ गया, स्पैनिंग जिसे हम कहते हैं। पूरे स्पेस में कहीं भी अगर पहुंचना है तो केवल 2 नंबर्स बता के, आर और थीटा। तो यही है हमारे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला कोऑर्डिनेट आर, जिसे हम रेडियल कोऑर्डिनेट कहते हैं, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा थीटा, सिंपल एंगल, ठीक है। बाकी आप उसके साथ क्वालिफायर्स ऐड कर सकते हैं, बट मैं तो आर और थीटा कहूँगा उन्हें, ओके। तो आर और थीटा बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके। तो अगेन आप देखिए, इससे उस आइडिया को रिलेट कीजिए। कोऑर्डिनेट है क्या, कोऑर्डिनेट से हम 2 डायमेंशन में देख रहे हैं। 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट को लोकेट करने का तरीका, एक तरीका एक्स वाई था, शायद सबसे आसान तरीका होता है कार्टेशियन, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव तरीका, और इसके यूज़ जो है बाद में आप देखेंगे क्यों हम इसे यूज़ करना चाहते हैं। ये यूज़ करना हो सकता है उतना आसान हमेशा ना हो जितना कार्टेशियन, लेकिन पॉइंट ये है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी आपके पास जहाँ कार्टेशियन के बजाय इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल करना ज़्यादा ईजी, ज़्यादा फायदेमंद होगा, ओके। तो एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास तरीका है। हाँ भाई, हम 2 डायमेंशनल प्लेन में किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए आर और थीटा की मदद से भी हम किसी पॉइंट की लोकेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आप और ना करें, ये अक्सर इनिशियली कन्फ्यूज़न रहता है। ये आर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस है, ये वेक्टर आर की बात नहीं हो रही है। देखिए, हम पोजीशन वेक्टर इस वेक्टर को कहते हैं। अगर मैं इस रेड एरो पे, रेड लाइन पे एक एरो बना दूं तो ये है वेक्टर आर, जबकि ये स्मॉल आर जो है जिस पे एरो नहीं लगा रखा है, स्केलर आर, रेडियल कोऑर्डिनेट, ये नहीं है। एक तरह से आप सोच सकते हैं ये इस वेक्टर की लंबाई है, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वही ये स्केलर आर है। लेकिन इस समय आप मैग्नीट्यूड और उसके टर्म में भी ना सोचें, सिंपली जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस ये बताएंगे, और डायरेक्शन बताने के लिए आपका ये एंगल काम करेगा। किस डायरेक्शन में जाना है ये थीटा काम करेगा। से फॉर एग्जांपल इस चीज़ को ऐसे समझिए, माना मैंने 3 पॉइंट्स मार्क किए हैं, P1, P2, P3। ये तीनों पॉइंट्स माना एक सर्किल में लाई करते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट, ओरिजिन को सेंटर मानते हुए मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया किसी भी रेडियस का। तो इन तीनों पॉइंट्स की ओरिजिन से डिस्टेंस तो बराबर है। अगर आप रेडियल कोऑर्डिनेट की बात करें, रेडियल कोऑर्डिनेट मतलब 2 बताने पड़ते हैं, आर और थीटा, लेकिन हम केवल आर कोऑर्डिनेट की बात करें तो आर की वैल्यू जितनी इसके लिए है P1 पॉइंट के लिए, उतनी ही P2 के लिए, उतनी ही P3 के लिए। जो पहला कोऑर्डिनेट है इस समय, अब की बार हम एक्स वाई नहीं की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पहला कोऑर्डिनेट मतलब आर। आर कोऑर्डिनेट जितना इसके लिए है उतना ही इसके लिए है, उतना ही इसके लिए है, तीनों पॉइंट्स के लिए। लेकिन ये वेक्टर सेम थोड़ी है। अगर आप P1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहें R1 वेक्टर, तो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर अलग अलग हैं, और R3 वेक्टर, तो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर और R3 वेक्टर इस फिगर में देखिए बराबर नहीं है। पर अगर उनके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंसेज है, इसकी डिस्टेंस को हम R1 कहें, डिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ, डिस्टेंस मतलब रेडियल कोऑर्डिनेट, इसका रेडियल कोऑर्डिनेट R1, इसका रेडियल कोऑर्डिनेट R2, इसका रेडियल कोऑर्डिनेट R3, तो वो तीनों बराबर हैं, तीनों फिक्स डिस्टेंस है जो भी होगी। मान से इसका रेडियस 5 मीटर है तो R1 भी 5 है, R2 भी 5, R3 ये। लेकिन वेक्टर जो R1 है वो तीनों वेक्टर अलग अलग है, R1 वेक्टर देखो। तो इसीलिए इन जनरल मतलब वैसे भी स्केलर और वेक्टर बराबर नहीं हो सकते। लेकिन इसी सिचुएशन में एक चीज़ देखिए, ठीक है, इन 3 पॉइंट्स के लिए जो ये
3 पॉइंट्स के लिए मुझे आर भी बताना है और थीटा भी बताना है। माना पहले पॉइंट के R1 थीटा 1, दूसरे के R2 थीटा 2, तीसरे के R3 थीटा 3। तो R1 और R2 और R3 की वैल्यू तो बराबर है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, लेकिन थीटा सबके लिए अलग अलग है। ये मेरी रेफरेंस लाइन है एक्स एक्सिस, इसके साथ ये एंगल माना 30 डिग्री या थीटा 1, जबकि इसका एंगल थीटा 2। एंगल हम हमेशा इस डायरेक्शन में रीड करेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थीटा 1 इसका एंगल थीटा 2, और जबकि इसका एंगल ये होगा, ये वाला नहीं, ये वाला, ये दिस थीटा 3। बट पॉइंट इज, इसीलिए ये तीनों पॉइंट्स डिफरेंट हैं। देखो अगर इनका पोजीशन वेक्टर बराबर होता तो मतलब तब तो आप एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं। तीनों पॉइंट अलग अलग हैं, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर क्या है, अलग अलग। पोजीशन वेक्टर फिर अलग कैसे, आर तो सबका सेम बन रहा है, अरे एक थीटा में डिफरेंस है। तो आपको इसको इस तरह से सोचना चाहिए, जब हम वेक्टर आर की बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर पे अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर पूरी तरह स्पेसिफाई तब होगा जब आप रेडियल कोऑर्डिनेट के साथ एंगुलर कोऑर्डिनेट भी बताएंगे, आर के साथ थीटा भी बताएंगे, ठीक है। तो पूरा पोजीशन वेक्टर बताने के लिए एक्चुअली नोशन ही यही है भाई, आपको अगर पूरा एग्जैक्टली पॉइंट P1 को डिस्क्राइब करना है, P2 और P3 को नहीं, P1 की आप बात करना चाहते हैं तो आपको 5 मीटर और 30 डिग्री बताना पड़ेगा। 5, केवल 5 से काम नहीं चलेगा, केवल आप बोलेंगे हाँ भाई ओरिजिन से 5 मीटर दूर चले जाओ, तो हो सकता है कोई आदमी यहाँ पहुँचने के बजाय यहाँ पहुँच जाए। आपने पॉइंट को स्पेसिफाई अगर करना है, नहीं P1 की ही बात अगर आपने करनी है तो आपको कहना पड़ेगा ओरिजिन से 5 मीटर डिस्टेंस और एंगल 30 डिग्री। जबकि अगर आप P2 की बात करना चाहते हैं, डिस्टेंस आप 5 मीटर ही बोलेंगे पर एंगल आप बोलेंगे से फॉर एग्जांपल 120 डिग्री, 90 से थोड़ा आ गया से 120 या जो भी हो, एंड सो एंड सो। तो वेक्टर आर, इस आर में इसको इस तरह सोचिए, इस आर में इस पूरे वेक्टर आर की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इस आर में, इस रेडियल कोऑर्डिनेट में केवल वेक्टर आर की लेंथ की इंफॉर्मेशन होती है। हाँ ये वेक्टर इतना लंबा है, मैग्नीट्यूड। अब आप जानते हैं वेक्टर पे 2 गुण होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन तो ये आर देगा, और डायरेक्शन, ये थीटा डायरेक्शन ही तो बता रहा है। ये वेक्टर आपको पता लग गया, अगर आपको कहा 30 डिग्री है थीटा, तो आपको पता लग गया ये वेक्टर इस लाइन के साथ 30 डिग्री पे है। तो वेक्टर आर बताने का मतलब है आर और थीटा, ओके। तो ये कंफ्यूजन ना करें कि ये आर और ये आर, ओके। नोटेशन से भी क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में भी क्लियर होना चाहिए, ये वेक्टर की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ओके। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ इस तरह से है, बट दिस इज जो इस तरह से हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं, दिस इज दिस, ओके। अच्छा, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अच्छे से समझ चुके हैं और उसको हम कैलकुलेशंस में अभी यूज़ भी करते रहेंगे। हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, बट स्टिल उसकी स्टडी में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को लाते रहेंगे बीच में। उसका रीज़न फिर से वही है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ जो एसोसिएटेड जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई और जे, वो होते हैं कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन करना बड़ा आसान हो जाता है उनके रेस्पेक्ट में, उनके साथ अगर वो प्रेजेंट हो, ओके। तो इसीलिए तो पहले हम रिलेशंस की बात करें। सिचुएशन ये है, इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए आप एक्स वाई के टर्म्स में भी डिस्क्राइब कर सकते थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी यूज़ करते थे, या क्या इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इतना एक्स है और वाई, और अब आप कह रहे हैं नहीं हम आर और थीटा के, तो बेसिकली इन दोनों के बीच कोई रिलेशन होगा। आप उसी पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति अगर एक्स वाई वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, उससे इस पॉइंट को स्पेसिफाई कर रहा है, और दूसरा आदमी आर थीटा वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो अगर आप एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक्स वाई और आर थीटा में कोई ना कोई रिलेशन होगा, ओके। इनफैक्ट वो रिलेशन आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत सिंपल रिलेशन है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की इसी साइड को हम एक्स कहते हैं, हाँ एक्स कोऑर्डिनेट जिसे आप कहते हैं। अब मैं दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, जिसे आप ट्रायंगल की हाइट कह सकते हैं, वो वाई है। ये एंगल को आपने थीटा कहा है, एंगुलर कोऑर्डिनेट, और ये वाली डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज आप जिसे कह सकते हैं इस ट्रायंगल की, वो हमारा रेडियल कोऑर्डिनेट है। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड एक्स एक साइड वाई, हाइपोटेन्यूज आर, और ये एंगल थीटा है। तो यहाँ आप एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें तो x अपॉन आर बनेगा आपका कॉस थीटा, ठीक है, बेस के अलॉन्ग है, तो x बराबर हो गया r कॉस थीटा, और सिमिलरली y बराबर r साइन थीटा। ये आप जानते भी हैं। तो देखिए इस रिलेशन को जरा देखिए, अगर आपको माना r और थीटा पता है, रेडियल कोऑर्डिनेट्स पता है इस पॉइंट के, अगर आपको r और थीटा बता रखे हैं किसी ने, तो उन r और थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड और इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में इस्तेमाल करके आप x और y निकाल सकते हैं। इस तरह की जो हमारी इक्वेशंस आती हैं इनको हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। अभी दूसरे शब्द पे ध्यान मत दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आर थीटा वाला माना आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो आर थीटा के बजाय अगर किसी कारण से आपको एक्स वाई वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो आर थीटा से आप एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये इसको सिम्बॉलिकली ऐसे समझिए,
एक ही सिचुएशन को डिस्क्राइब करने का एक तरीका है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने का एक तरीका है आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, कभी किसी सिस्टम्स में ये वाला यूज़फुल हो सकता है, कभी ये वाला यूज़फुल हो सकता है। तो हमारे पास एक तरीका होना चाहिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जैसे लैंग्वेज में होता है ट्रांसलेशन, आप एक ही बात को इंग्लिश में कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं, जर्मन में कह सकते हैं, फ्रेंच में कह सकते हैं, दूसरी भाषा में कह सकते हैं। तो फिर जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, हाँ इस भाषा में जो ये कहा, दूसरी भाषा में इसे कहा जाता तो ऐसे कहा जाता, तो ये वही चीज़ है मैथमेटिकली। जो आप आर थीटा की लैंग्वेज में किसी पॉइंट को स्पेसिफाई कर रहे थे, या केवल पॉइंट की बात नहीं है, बाद में हम डायनेमिक्स और उसकी बात भी कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम का डिस्क्रिप्शन आर थीटा के टर्म में अगर कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से वो डिस्क्रिप्शन आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं एक्स वाई वाली लैंग्वेज, एक्स वाई वाली लैंग्वेज मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो आप इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह के रिलेशंस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और अगर मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहूँ तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जिसे एक तरह से हम चेंज ऑफ वेरिएबल कहते हैं। आर थीटा सिचुएशन में आर और थीटा हमारे वेरिएबल्स हैं, और ये वेरिएबल कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बाकी सारी क्वांटिटीज़ हमारी आर और थीटा पे डिपेंड करेंगी। तो आर और थीटा हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ थी, लेकिन हमने अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करके एक्स वाई को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अब हमारे वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई, तो आप ये रिलेशन यूज़ करें। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इस रिलेशन को आप इन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। इन्वर्ट करने का मतलब ये है, ये एक्सप्रेशन ऐसे हैं, अगर आर और थीटा की वैल्यू पता है तो एक्स और वाई निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, स्क्वायर करके ऐड करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसको मैंने ऐसे लिखा है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें, तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ये इन इक्वेशंस को देखिए, अगर आपको एक्स वाई पता है, कार्टेशियन सिस्टम में इंफॉर्मेशन आप पे है, तो एक्स और वाई की वैल्यू को इस्तेमाल करके आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू को इस्तेमाल करके टेन थीटा, और टेन थीटा निकल आएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एक्सप्रेशन और करेक्ट किए हैं। करेक्ट का सेंस ये सोचिए, एक्स वाई अगर पता है तो आर की वैल्यू इतनी होती है, और एक्स वाई पता है तो थीटा की वैल्यू इतनी होती है। मतलब यहाँ सिचुएशन ये थी, आर थीटा से एक्स वाई में जाने के लिए ये रिलेशन है। और अगर एक्स वाई में आपको इन्फॉर्मेशन पता है, एक्स वाई से आर थीटा में आने के लिए ये, इन चीज़ों को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप इस तरह सोचिए, एक्स वाई सिस्टम है, आर थीटा सिस्टम है, आप एक्स वाई सिस्टम से आर थीटा सिस्टम में जा सकते हैं इन रिलेशंस की मदद से। एक्स वाई में इन्फॉर्मेशन है, उससे आर थीटा, और फिर आर थीटा में इन्फॉर्मेशन है, उससे आप एक्स वाई में भी आ सकते हैं। तो इन्हीं रिलेशंस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये आपकी चॉइस है, आप किसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, किसको इन्वर्स कहते हैं। ऐसा कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ये इन्वर्स है। आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं और फिर आप कहेंगे ये इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये कुल मिला के ए पेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस है। आर थीटा से एक्स वाई में जाने का तरीका, एक्स वाई से आर थीटा में आने का तरीका, और इस तरीके की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं रीज़न अगेन स्पेसिफाई कर दूं, एटलीस्ट मैथमेटिकल रिजल्ट्स को डिराइव करने के लिए हम कार्टेशियन सिस्टम की तरफ बार बार लौटेंगे। उसका रीज़न फिर से वही है, कार्टेशियन सिस्टम के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई और जे, वो कांस्टेंट वेक्टर्स होते हैं, तो मैथमेटिक्स हमारी आसान हो जाती है। ओके, सो दिस वी विल डू इन अ मोमेंट। तो ये सिंपल रिलेशंस हैं हमारे, इनको चलिए मैं ब्लॉक में अगर कर दूँ ये, और चलिए इसमें पूरे पे ब्लॉक बना देता हूँ। ये आप चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। ओके, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कहना चाहें, जिसको इनवर्स। अच्छा, एक और पॉइंट, इन ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने इस्तेमाल किए कार्टेशियन में या प्लेन पोलर में आर थीटा, इनकी जो रेंज होती है टू डायमेंशनल प्लेन में, एक्स की वैल्यू -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है इन प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपका कोई कंस्ट्रेंट नहीं है सिस्टम में, कोई आपने बंधन, कोई बाउंडेशन नहीं लगा रखी है, तो सोचिए अगर एक पार्टिकल है, कोई व्यक्ति है, कहीं भी घूम सकता है इस प्लेन में, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 भी हो सकता है, 2 भी यहाँ हो सकता है, यहाँ +∞ तक हो सकता है, या नेगेटिव साइड में, ऐसे ही वाई में। तो पूरे 2D प्लेन को कवर करने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की रेंज इन प्रिंसिपल -∞ टू +∞ हो सकती है। इसी के बजाय आर जो है, ये ध्यान रखिए, आर डिस्टेंस है ओरिजिन से। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, आर कोऑर्डिनेट है आप ओरिजिन से कितने दूर के पॉइंट की बात कर रहे हैं। वो पॉइंट चाहे यहाँ हो, जिसे आप एक तरह से पॉजिटिव सोचते हैं, या जिसे आप नेगेटिव सोचते हैं, अगर वो पॉइंट यहाँ भी है तो डिस्टेंस तो आप इसे कहेंगे 5 मीटर दूर, -5 डिस्टेंस का कोई सेंस नहीं है। तो ये जो आर कोऑर्डिनेट है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, रिमेंबर दिस। तो आर की मिनिमम वैल्यू होगी 0,
पॉइंट अगर ओरिजिन की आप बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आर की वैल्यू 0 और बाकी किसी भी पॉइंट के लिए आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। आर नेगेटिव नहीं होता है, आर स्केलर डिस्टेंस है, उसका सही नाम हमें बोलना चाहिए स्केलर डिस्टेंस। हम रेडियल कोऑर्डिनेट कहते हैं बट वो एक्चुअली स्केलर डिस्टेंस है। तो इनफैक्ट इस रिलेशन में आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, आप केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की रेंज 0 से, और फिर दूरी कितनी हो सकती है ओरिजिन से, दूर तो कितना भी हो सकता है, पॉइंट 1 2 3 4 50 100 1000 प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो आर की रेंज 0 से प्लस इन्फिनिटी। और इसके बजाय जो थीटा कोऑर्डिनेट है, थीटा कोऑर्डिनेट आप सोचिए, थीटा इस लाइन के साथ एंगल है, तो थीटा हो सकता है 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, 180 मतलब पाई, जिसे हम पाई कहते हैं, 3π/2 और 2π। वैसे तो आप फिर 2π के बाद फिर एंगल्स की बात कर सकते हैं, बट अगर आप 2π से आगे एंगल बढ़ाते हैं तो फिर से आप उन्हीं डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं जिनको आप पहले कवर कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल माना 30 डिग्री है, तो अगर आप 360 डिग्री घूम के आएँ और फिर 30 डिग्री आगे बढ़ें 390 डिग्री, तो फिर से आप इसी लाइन की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो थीटा एंगल की रेंज है वो 0 से लेकर होती है 2π तक। 2π के बाद आप उन्हीं एंगल्स को फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप इस तरह से सोच सकते हैं। ओके, और इनफैक्ट 2π तक भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं 2π का मतलब, 2π एंगल मतलब आप एक पूरा रोटेशन कर चुके हैं, तो मतलब आप फिर से 0 डिग्री वाली डायरेक्शन में आ गए हैं। तो उस चीज़ को हम टेक्निकली ऐसे लिखते हैं, थीटा की जो रेंज है 0 से, और 2π माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आप सोचिए 2π से जस्ट थोड़ा सी कम। हम 2π को भी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं थीटा में, क्योंकि 2π वाली जो डायरेक्शन है वो तो 0 से पहले ही कवर हो चुकी है। 0 डिग्री और 2π वाली डायरेक्शन एक ही होती है। तो थीटा की जो रेंज हमें पूरे प्लेन को कवर करने के लिए जो हमें थीटा की रेंज चाहिए वो 0 से लेकर और 2π से जस्ट कम एक एंगल है। अब इसको टेक्निकली ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाता है। आप ओपन और क्लोज इंटरवल का नोटेशन अगर आप जानते हैं, मैं इसको वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली ये है 0 से लेकर 2π तक का इंटरवल है थीटा की रेंज, लेकिन 0 जो है वो क्लोज्ड है और 2π क्या है, ओपन है। ओके, मैं इसको और ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ द रेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। ओके, और उनके बीच का ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इनको हम बार बार यूज़ करते रहेंगे। इनफैक्ट ये ज़्यादातर मैं ये वाला यूज़ करूँगा, एटलीस्ट अभी x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। अच्छा, अब पहला सवाल, ठीक है भाई, r और थीटा कोऑर्डिनेट्स हैं, तो फिर एक r यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर की भी बात होगी। तो ये r यूनिट वेक्टर क्या है, थीटा यूनिट वेक्टर क्या है, बल्कि क्या से ज़्यादा बेटर सवाल है कहाँ है। कहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, यूनिट वेक्टर पता है आपको, कोई भी यूनिट वेक्टर हो तो लंबाई तो उसकी एकांक होती है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में तो हमें कोई संदेह नहीं अगर आप यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। असल में सवाल ये है, जिसे आप r यूनिट वेक्टर कहने वाले हैं, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, और ऐसी थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है। अब कार्टेशियन में याद कीजिए, कार्टेशियन में आई और जे हमें पता रहता है पहले से, हमारे प्रीवियस स्कूल नॉलेज से या वटेवर, लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल पॉप कर रहा है। ठीक है, r और थीटा कोऑर्डिनेट्स आपने इस्तेमाल करने शुरू किए, तो r के साथ एसोसिएटेड एक r यूनिट वेक्टर होगा, थीटा के साथ एसोसिएटेड एक थीटा यूनिट वेक्टर होगा, इनकी डायरेक्शन कहाँ है। तो अब पहले इसका आंसर मैं इंट्यूटिवली देता हूँ। पहले तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है इन यूनिट वेक्टर्स का, r यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है। कार्टेशियन में अब उस डेफिनेशन को याद कीजिए जो वहाँ पे आपको बहुत ट्रिवियल लगी होगी। r यूनिट वेक्टर ये जो है ये उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्योर इंक्रीज ऑफ द r कोऑर्डिनेट। जिस डायरेक्शन में जाने पे केवल r कोऑर्डिनेट इंक्रीज करे, प्योर का मतलब फिर से वही है जो पिछले लेक्चर में था, वो है r यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। और ऐसे ही थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब, आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं, आप एक डिस्प्लेसमेंट तो करें, पर उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान अगर केवल थीटा में बदलाव हो तो तब जो आपकी डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इस इंट्यूशन के साथ अगर हम काम करें कि हाँ, मैथमेटिकली तब करेंगे, पर इस इंट्यूशन के साथ अगर हम काम करें तो लेट्स मी डू इट ओवर हियर। मैंने पहले से बल्कि यहाँ पे नहीं करके रखा है। माना एक पॉइंट P है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो आप इसे आप कहते हैं हाँ भाई मेरा पोजीशन वेक्टर r है, और कोऑर्डिनेट्स के टर्म में आप कहें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, तो आप कहते हैं हाँ इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है r और थीटा, r ये डिस्टेंस और थीटा ये एंगल। अब मैं आपको कह रहा हूँ आप इस पॉइंट से एक कदम आगे बढ़ाइए। अब एक्स वाई भूल जाइए, एक्स वाई की कोई बात नहीं हो रही है, हम कह रहे हैं हम इस पॉइंट से एक डिस्प्लेसमेंट करेंगे, छोटा सी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट करने को तो वो डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ भी जा सकता हूँ और यहाँ भी जा सकता हूँ और यहाँ यहाँ यहाँ, एक कदम सोचिए, एक छोटा कदम किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। लेकिन नहीं, मुझे अगर r यूनिट वेक्टर पता करना है
तो मेरा डिस्प्लेसमेंट करने के बाद मैं जिस नए पॉइंट पे पहुंचूंगा, पुराने पॉइंट से नए पॉइंट माना पी डैश पे पहुंचूंगा, तो पी डैश पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो ऐसे होने चाहिए कि उसके थीटा कोऑर्डिनेट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पुराने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आर और थीटा हैं तो नए पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है रेडियल कोऑर्डिनेट तो थोड़ा सी बढ़ जाना चाहिए, आर से आर प्लस डी आर हो जाना चाहिए। डी आर मतलब स्मॉल चेंज, थोड़ा सी आर से, क्योंकि हमने एक छोटा कदम बढ़ाया है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आर में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो रेडियल कोऑर्डिनेट पे तो फ़र्क पड़े लेकिन थीटा कोऑर्डिनेट की वैल्यू पे बिल्कुल फ़र्क ना पड़े। तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी, क्या इधर जाऊँ कि यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, किस डायरेक्शन में जाऊँ ताकि आर पे तो फ़र्क पड़े लेकिन थीटा पे फ़र्क बिल्कुल ना पड़े। जितना पुराने पॉइंट पे थीटा की वैल्यू थी, थीटा की मतलब थीटा कोऑर्डिनेट जितना था, नए पॉइंट का थीटा कोऑर्डिनेट भी उतना ही हो। तो अब आप सोच सकते हैं मुझे कहाँ कदम बढ़ाना चाहिए, मुझे एक कदम रखना है कहीं इस पॉइंट के नज़दीक कहीं भी। प्लीज़ चेक, अगर मैं इस लाइन के अलॉन्ग ओरिजिन से, जिस पॉइंट पे मैं पहले खड़ा था ओरिजिन से उसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, अगर मैं इसी लाइन के अलॉन्ग, मैंने इस लाइन को और लंबा कर दिया, ये लेट मी डू दिस विद अनदर कलर्ड पेन, ये इस लाइन को मैंने केवल मैथड ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन के अगर थोड़ी सी डिस्टेंस चलूँ, अब ये डिस्टेंस थोड़ी है लेकिन मैं फिगर में बड़ी दिखा रहा हूँ, ये अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आ जाऊँ, एक कदम अपना ये वाला रखूँ, तो ज़रा चेक करो तो अगर आप इस पी डैश पॉइंट पे हैं तो आपका रेडियल कोऑर्डिनेट कितना है। रेडियल कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ओरिजिन से डिस्टेंस। तो आप बोलेंगे अच्छा इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये पुरानी डिस्टेंस आर थी, पुराना कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का आर था रेडियल, उसमें थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ गया, ये छोटा कदम है बड़ा कदम नहीं है। तो आप बोलेंगे हाँ ये कुछ है, इस पॉइंट का रेडियल कोऑर्डिनेट आर प्लस डी आर है। जबकि थीटा वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसका एंगल। पुराने पॉइंट का ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला लाइन का एंगल थीटा था, लेकिन नए पॉइंट को भी ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन यही है, तो इसका ये एंगल स्टिल कितना रहा, थीटा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इसीलिए मैं इस डायरेक्शन में गया। अगर मैं किसी और डायरेक्शन में जाता, माना मैं यहाँ चले जाता, यहाँ जाता, माना छोटा कदम है पर मैंने अगेन जानबूझ के बड़ा दिखाया, अगर मैं इस पॉइंट पे जाता तो डिस्टेंस भी हो सकता है चेंज होती। पर आप देखिए, अब मैं ग्रीन पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पॉइंट का थीटा कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट का थीटा कोऑर्डिनेट आप कहते हैं इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करो, तो इस पॉइंट का थीटा कोऑर्डिनेट तो ये वाला हो जाता, ये तो बढ़ गया है, चेंज हो गया, बढ़ना भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, चेंज हो गया है। मेरा इंटरेस्ट कदम बढ़ाने में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ऐसा कदम, ऐसा डिस्प्लेसमेंट करने में है जिससे केवल आर कोऑर्डिनेट की वैल्यू पे फ़र्क पड़े, थीटा पे फ़र्क ना पड़े। तो उसके लिए मुझे कहाँ बढ़ना पड़ेगा, यहाँ, यहाँ। और इसी चीज़ को आप रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। जैसे अगर आप एक सोचें ये कोई रेडियस वेक्टर है, सर्किल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, पर आप सोचें एक रेडियस वेक्टर, हम रेडियल डायरेक्शन में आगे अगर बढ़ें तो तब आर तो बदलता है और थीटा नहीं बदलता। अब आप इसे वो जो हमने कार्टेशियन में डिस्कशन किया था, जो आपको बहुत एलिमेंट्री लग रहा था, ये देखिए ये वही डिस्कशन है। एक्स यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर या एक्स यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है, जिस डायरेक्शन में जाने पे केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो, वाई वाला चेंज ना हो। वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब की बार एक्स और वाई की जगह आर थीटा आ गए। आर यूनिट वेक्टर अगर पता करना है, क्वालिटेटिवली भी हम देखें तो आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वो है जिस डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे आप खड़े हैं, उस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में होगा आर यूनिट वेक्टर। जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ने पे आर कोऑर्डिनेट तो बदल जाता है, बल्कि थोड़ा सी बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीमेंट की डायरेक्शन होती है वो, लेकिन थीटा कोऑर्डिनेट पे फर्क नहीं पड़ता है। तो आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये कुछ ये होगा मेरा आर यूनिट वेक्टर। लेकिन ये कहानी केवल इस पॉइंट के लिए हुई है। अब की बार आप ये इंसिस्ट नहीं कर सकते हाँ आर यूनिट वेक्टर हमेशा ऐसा ही होता है। ये एक बार हमने पता कर लिया, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर के साथ यही होता है, आई एक जगह पे पता है, हर जगह वैसे ही होता है, पैरेलल होता है अपने। लेकिन ये अभी कहानी जरा चेक कर लेते हैं, पहले इंट्यूटिवली मैथमेटिकली तब करेंगे। लेकिन इस पॉइंट पे आपको पता लग गया आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये। इसी के बजाय अगर आप इस पॉइंट पे खड़े होते, माना ये क्यू, इस पॉइंट पर आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती, फिर से वही आर्ग्यूमेंट, भाई इस पॉइंट की कुछ डिस्टेंस है ओरिजिन से जो कि इस पॉइंट का आर है, और थीटा ये वाला एंगल है, ये। अब मुझे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करना है ताकि आर तो थोड़ा बढ़ जाए, ये आर थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन थीटा पे बिल्कुल फर्क ना पड़े।
तो आप गेस कर सकते हैं, अगर मुझे थीटा को चेंज नहीं करना है, ये थीटा जितना भी रहा हो, माना ये 310 डिग्री है, माना ये पूरा एंगल 310 डिग्री का, मुझे नए पॉइंट पे जाके भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगल 310 डिग्री का ही रखना है, तो डेफिनेटली मुझे इसी लाइन के अलॉन्ग आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसी लाइन के अलॉन्ग अगर थोड़ा आगे जाता हूँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर करता हूँ, तो डिस्टेंस तो ओरिजिन से बढ़ गई, आर कोऑर्डिनेट बदल गया, लेकिन थीटा कोऑर्डिनेट उतना ही रहा, 310 डिग्री। पुराने पॉइंट की लाइन का भी एंगल 310 था और नई का भी। तो इसका मतलब अगर आप इस पॉइंट पे खड़े थे, इस पॉइंट के लिए अगर आप रेडियल कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग के यूनिट वेक्टर को जानना चाह रहे थे, आर यूनिट वेक्टर को, तो वो आर यूनिट वेक्टर ये रहा। अब की बार मैं इसे ग्रीन पेन से बना रहा हूँ। ये इस पॉइंट पे रेडियल वेक्टर ये था, ये इस पॉइंट पे ये आप देख रहे हैं, रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन, रेडियल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं है। ये जो आर कैप जो यूनिट वेक्टर हम निकालना चाह रहे थे, इसकी डायरेक्शन आई और जे की तरह नहीं है। ये कांस्टेंट वेक्टर बिल्कुल नहीं है। यूनिट से तो ये तो क्लियर है, एकांक लंबाई यूनिट मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन इसकी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। और अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, इस आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है। अब आपको इतनी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। माना मैं यही सवाल इस पॉइंट के लिए पूछूं, इस पॉइंट पे आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी। आप इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कीजिए और उस डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ का अगर आप वेक्टर बना दें, यही आर यूनिट वेक्टर है इस पॉइंट पे। हर जगह के लिए नहीं, इस पॉइंट पे, ये सवाल इस पॉइंट के लिए पूछा गया, तो इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसी लाइन के अलॉन्ग थोड़ा सी आगे बढ़ जाओ। पहले यहाँ थे, अब यहाँ आ जाओ। तो इस छोटे से स्टेप के दौरान, इस यूनिट डिस्प्लेसमेंट के दौरान आर तो बढ़ गया, डिस्टेंस तो ओरिजिन से इतने बढ़ गई, 5 से 5.1, माना छोटा सी कदम हमारा 0.1 का है, तो 5 से 5.1 हो गई, आर बढ़ गया। लेकिन थीटा तो पहले भी 110 डिग्री था, माना ये एंगल 110 है और अभी भी एंगल 110 ही है। हम उसी लाइन के अलॉन्ग आगे बढ़े, हमने लाइन चेंज नहीं किया। इस तरह सोचिए, इस लाइन पे ही हम चलते रहे, तो रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में हमारी एंगल की वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो आर यूनिट वेक्टर, इसीलिए इसे रेडियल कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ये अगर आप सर्किल इमेजिन करें तो ये रेडियस के आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ओके, ये क्वालिटेटिव है, बाद में क्वांटिटेटिव भी कर लेंगे। तो होपफुली आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पार्ट है थीटा। मैं तो लेक्चर में आप बताने वाला हूँ, पर मैं आपसे वो करूँगा, सजेस्ट करूँगा आप थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लें, वीडियो को पॉज करें और खुद जरा थीटा यूनिट वेक्टर प्लॉट करने की कोशिश करें। आर्ग्यूमेंट वही है, आप किसी पॉइंट पे खड़े हो जाए, माना यहीं पे वो सवाल पूछा गया, भाई थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है। तो फिर अब की बार अगर आपको थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, तो द थीटा यूनिट वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्योर इंक्रीज ऑफ द थीटा कोऑर्डिनेट। फिर से एक कदम बढ़ाओ, जिस पॉइंट पे खड़े हो एक कदम बढ़ाओ। एक कदम बढ़ाने का मेरा मतलब है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट करने के बाद आप नए पॉइंट पे जब पहुँचें, तो अब की बार थीटा कोऑर्डिनेट थोड़ा सी बढ़ जाना चाहिए, लेकिन आर कोऑर्डिनेट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको थीटा यूनिट वेक्टर की जानकारी चाहिए, तो पिछले पॉइंट पे जो भी आर और थीटा की वैल्यू थी, आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने के बाद आर पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आर उतना ही रहना चाहिए। जबकि थीटा से बढ़ के, माना थीटा प्लस डी थीटा, थोड़ा सी थीटा में बढ़ोतरी हो जाए, तो ऐसा किस डायरेक्शन में जाके होगा। लेट मी डू इट ओवर हेयर। मैं फिर से किसी इस पॉइंट की बात करता हूँ। इस पॉइंट पे हम पहले ही निकाल चुके हैं, रेडियल यूनिट वेक्टर शायद कुछ ऐसा होगा। ये मैं लेंथ पे अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट डायरेक्शन में है। ये रेडियल था, इस डायरेक्शन में जाने पे आर बदलता है, बढ़ता है, थीटा नहीं बदलता है। अब की बार थीटा निकालने के लिए दूसरी कहानी है। थीटा निकालने के लिए अब फिर से इसी पॉइंट पे थीटा यूनिट वेक्टर का सवाल आपको पूछा गया, तो थीटा यूनिट वेक्टर इस पॉइंट पे कैसे निकलेगा। एक कदम आगे बढ़ाओ, लेकिन ऐसे नहीं कि कहीं भी चले गए। अब की बार कदम बढ़ा के जिस नए पॉइंट पे हम पहुँचे, पी से, ये पी पॉइंट है, नए पॉइंट का नाम हम फिर से पी डैश रखेंगे। पी डैश पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि उसके कोऑर्डिनेट में आर की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस आर थी और थीटा, तो पी डैश के लिए भी रेडियल कोऑर्डिनेट की वैल्यू आर ही रहे, लेकिन थीटा की जगह थीटा प्लस डी थीटा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा कैसा होगा। अगर आपको डिस्टेंस आर ही रखनी है, पहले जहाँ खड़े थे और नए पॉइंट की भी डिस्टेंस आर होनी है, तो आप समझ सकते हैं आपको ज़रूर एक सर्किल की कल्पना या सर्किल में मोशन करना होगा, क्योंकि सर्किल के ही पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिसकी डिस्टेंस आर है, अगर इस सर्किल में आप इस पॉइंट से कहीं और चले गए तो स्टिल ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर। और हमें आर को तो चेंज नहीं करना है, मतलब मुझे इस पॉइंट से, इस सर्किल के इस पॉइंट से
कहीं आगे या पीछे कहीं जाना पड़ेगा। अब आगे या पीछे आप कैसे डिसाइड करेंगे? एंगल नए पॉइंट पे बढ़ जाना चाहिए। एंगल पुराने पॉइंट की कहानी ये है, पी पॉइंट की कहानी, और पी डैश में ऐसा पॉइंट चाह रहा हूँ ये वाला, आर पे फर्क ना पड़े। तो आप फिगर में देखें तो बड़े आराम से ये समझ आता है, पी डैश संभवतः ये वाला पॉइंट होगा। क्यों? अगर पी डैश के लिए आपके कोई आर और थीटा की वैल्यू पूछे, आप बोलेंगे हाँ रेडियल कोऑर्डिनेट तो आर ही है, जितना पुराने पॉइंट का था यही। लेकिन थीटा जो है पहले ये माना 30 डिग्री था, अब ये 31 डिग्री हो गई। ये स्मॉल एंगल है, ये लार्ज नहीं है। फिगर में मैंने लार्ज दिखाया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला जाऊँ तो मैंने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट की खासियत ये रही मैं किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में नहीं गया। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को करने में आर अनअफेक्टेड रहा और थीटा थोड़ा बढ़ गया। तो इसका मतलब थीटा की डायरेक्शन यहाँ है। अब डायरेक्शन को आप कैसे निकालेंगे? देखिए ये डिस्प्लेसमेंट हमारा इन्फिनिटिसिमल होना है, स्मॉल। ये एंगल स्मॉल है, ये जो एक्स्ट्रा एंगल जिसको मैंने डबल ग्रीन में किया है ये एंगल डी थीटा है। तो टोटल एंगल हो गया थीटा प्लस डी थीटा। तो अगर ये एंगल स्मॉल है तो ये डिस्टेंस भी स्मॉल होगी। ओके, तो ये डिस्टेंस है तो सर्कल में, ओके, लेकिन आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? टेंजेंशियल। जैसे आप सर्कुलर मोशन में जानते हैं, अभी मैं उतनी एनालॉजी यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। आपको जो अपने मोशन करना पड़ेगा वो इस जिसको आप सर्किल इमेजिन कर रहे थे उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये है इस पॉइंट पे थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। हमारा इंटरेस्ट था थीटा यूनिट वेक्टर निकालने में क्वालिटेटिवली। तो हमारा जो आइडिया जो हमने कार्टेशियन में डेवलप किया था, थीटा यूनिट वेक्टर तब पता लगेगा, उसकी डायरेक्शन तब पता लगेगी आप ये वाली प्रोसेस करें, ये वाली आर पे फर्क ना पड़े, थीटा थोड़ा बढ़ जाए। तो डेफिनेटली अगर आप इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में थोड़ा सी चलते हैं, अब आपको इमेजिन करना है ये एंगल इन्फिनिटिसिमल है तो उस केस में इस लाइन और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटिसिमल है तो ये डायरेक्शन जो है ये सर्किल के एक्चुअली टेंजेंशियल होगी। लेट मी डू इट ओवर हियर अगेन। अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो फिर से मैं पहले रेडियल वाले की बात करूं। रेडियल यूनिट वेक्टर मैंने थोड़ा लेंथ बढ़ा के दिखा दी, बट वो से ये यूनिट लेंथ है। लेकिन थीटा यूनिट वेक्टर आप एक सर्किल इमेजिन कीजिए, सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट पे उसके टेंजेंट थीटा। अब आप एक इंटरेस्टिंग फीचर देख रहे हैं यहाँ पे, ये रेडियस वाली लाइन को ही हमने आगे एक्सटेंड किया था। अगर आप इस सर्किल को सचमुच सोच रहे हैं, सर्किल को मैं ग्रीन से चलिए प्लॉट ही कर दूँ, ड्रॉ ही कर दूँ, ये सर्किल का एक हिस्सा है, बाकी पूरा सर्किल होगा। लेकिन ये रेडियल डायरेक्शन है, रेडियस वेक्टर, टेंजेंट, सर्किल का टेंजेंट इसके साथ रेडियस के साथ 90 डिग्री तो बनाता है, 90 डिग्री। आर और थीटा यूनिट वेक्टर्स हमने निकाल दिए, दो, आई और जे की जगह ये आ गए। अब आई और जे से इनका बहुत डिफरेंस है। यूनिट वेक्टर्स ये भी हैं, आई जे भी यूनिट वेक्टर्स हैं, लेंथ 1 है, बट आई और जे होते हैं कांस्टेंट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर आपने अभी देखा, आर यूनिट वेक्टर तो पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज करता रहता है। अभी थीटा यूनिट वेक्टर को भी देख लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज करता है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट एटलीस्ट इस पॉइंट पर आपको ये नज़र आ रही है, इस पॉइंट पे पी की अगर आप बात कर रहे हैं, आर और थीटा आपस में 90 पे है, ऑर्थोगोनल। ओके, अच्छा, एक दूसरे पॉइंट पे अगर मैं थीटा वेक्टर निकालूं, माना इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल, चलिए यहाँ पे देखते हैं। इस पॉइंट पे फिर से मैं पहले आर वेक्टर ड्रॉ करना चाहूँगा। ये रहा आर वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, सॉरी आर यूनिट वेक्टर। देख रहे हैं आप, आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ ऐसी है, यहाँ ऐसी है, मतलब आर यूनिट वेक्टर पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज करता है। पी पॉइंट पे अलग है, माना इस पॉइंट का नाम क्यू है, क्यू पे अलग है, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन। लेकिन अब पहले इसी पॉइंट पे थीटा यूनिट वेक्टर कहाँ होगा? मैं सिंपल कंस्ट्रक्शन करता हूँ अपने दिमाग में, आप वर्ड्स जरा ऐड करते रहिए। ये सर्कल जो भी जिस भी रेडियस का था, इस सर्कल पे अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ, अब की बार मैं उस डिस्प्लेसमेंट को बहुत स्मॉल दिखा रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ तो डिस्टेंस जितनी है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एंगल आप यहाँ से नाप रहे हैं, पहले ये एंगल 140 डिग्री था, अब 141 डिग्री हो गया, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से यहाँ आना है। तो जब आप ये मोशन करना चाहते हैं तो वो आपको डायरेक्शन ये वाली पकड़नी पड़ती है। अब ये मैं थोड़ा यहाँ पे क्वालिटेटिव वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शन ये वाली पकड़नी पड़ती है, बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा। अगेन आप ये एंगल देख रहे हैं, नए पॉइंट पे इस आर और इस आर की डायरेक्शन चेंज हो गई है, लेकिन साथ साथ थीटा की भी डायरेक्शन इस तरह से चेंज हुई है। थीटा भी अलग अलग डायरेक्शन में है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे
आर और थीटा यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल स्टिल कितना है 90। ओके, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इतना भी आर्बिट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का जो हम जनरल नाम कहते हैं ना, वो हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ऑर्थोगोनल का सेंस होता है 90 डिग्री। हर पॉइंट पे यूनिट वेक्टर्स जो हैं उनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री होता है। लेकिन कर्वीलिनियर का सेंस ये है पॉइंट टू पॉइंट ये डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में आप देखिए, ये आई हमेशा ये है, ये और जे इसके साथ 90 पे। 90 डिग्री तो हमेशा है आई और जे, जो बेसिक यूनिट वेक्टर्स आपके हैं इस सिस्टम के कार्टेशियन के, हमेशा किसी भी पॉइंट पे ऑर्थोगोनल है। लेकिन उसके अलावा आई कहीं डायरेक्शन ही चेंज नहीं कर रहा है। कर्व का कोई सेंस नहीं है। इनफैक्ट जब आप आगे हम ग्रिड लाइंस बनाएंगे, इस सिस्टम की ग्रिड लाइंस ऐसी बनी थी, ये कर्व लाइंस नहीं है, स्ट्रेट लाइंस हैं। लेकिन इन सिस्टम्स में जो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, हमारे बेसिक कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स हैं, ये आपस में किसी भी पॉइंट पे ऑर्थोगोनल तो हैं, पर ये पॉइंट टू पॉइंट रोटेट होते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। रोटेट भी नहीं बोलना चाहिए, डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो कर्वीलिनियर वहाँ से आता है। कुछ कर्व की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइंस की बात नहीं हो रही है, कर्विंग की बात हो रही है। तो इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को हम इन जनरल कहते हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्थोगोनल। अब ये सब मैंने किया यहाँ पे क्वालिटेटिवली, ठीक है, इस फिगर में। अब आप यहाँ मैंने नाम शायद पॉइंट्स के कुछ और दिए होंगे, बट आप 2 3 4 पॉइंट्स पे अगर आर और थीटा यूनिट वेक्टर्स को प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं किसी भी पॉइंट पी पे, माना एक पॉइंट पी है, माना ये वाला पॉइंट पी था, तो इस पॉइंट पे आर यूनिट वेक्टर ये है और थीटा यूनिट वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, ये इनके बीच का एंगल 90। किसी दूसरे पॉइंट क्यू पे आर यूनिट वेक्टर अगर ये है, थीटा यूनिट वेक्टर इधर को बनेगा कहीं। अब ये फिगर बहुत जम्बल्ड हो गया, बट ये आपको खुद ड्रॉ करने पड़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। लेकिन किसी पॉइंट पी पे आर और थीटा के बीच का और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 हो, चाहे वो यूनिट वेक्टर्स हो या कोई और, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आर और थीटा का डॉट प्रोडक्ट, लेकिन किस पॉइंट पे, पी। ये ब्रैकेट में जो पी लिखा है, मतलब आप आर यूनिट वेक्टर पी वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं इस फिगर से, आर यूनिट वेक्टर आप ऐसे नहीं बोल सकते हाँ सब जगह एक ही होता है, यहाँ अलग है यहाँ अलग है। तो आर यूनिट वेक्टर पी वाला और थीटा यूनिट वेक्टर भी पी वाला अगर आप लें तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0। ऐसे ही अगर आप क्यू पॉइंट पे आर और थीटा यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें, स्टिल 0। तो द डायरेक्शन चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ अलग हैं आर और थीटा, यहाँ अलग हैं, डायरेक्शन चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, दैट इज दे आर नॉट कांस्टेंट वेक्टर्स। एकांक लंबाई के वेक्टर्स की तो हम बात कर रहे हैं, ये हैट जैसी किसी पे आ जाती है, यूनिट वेक्टर लंबाई एकांक है, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज करते हैं। बट उसके बावजूद हर पॉइंट पे आर और थीटा क्या हैं, ऑर्थोगोनल है। अब ये कैसे हो पाता है, इसी को और बेटर समझेंगे। फिगर्स वैसे हम समझ चुके हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स देखते हैं, फिर आगे हम ग्रिड स्ट्रक्चर देखेंगे तो और क्लियर होगा ही। बट इसकी मैथमेटिक्स कैसे करनी है, मैथमेटिक्स करने का मेरा मतलब ये है, मैं आर और थीटा यूनिट वेक्टर जिनको मैंने फिगर में ये दिखाया, इनके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना चाहता हूँ। और एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने का मतलब है इनके एक्सप्रेशन में आई और जे के टर्म में ऑब्टेन करना चाहता हूँ। अब देखिए, ये हमारा पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम था, मैं पुराना कह रहा हूँ इसे, कार्टेशियन को, और इसके यूनिट वेक्टर्स हैं आई और जे। अब हमारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है आर थीटा, और इसके यूनिट वेक्टर्स हैं आर और थीटा कैप। मैं इनको अगर इनसे कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेट कर सकूं तो शायद हम समझ पाएँ। क्यों, आई और जे को हम अच्छे से जानते हैं, आई हमें पता है, आई की डायरेक्शन हमेशा पता है, ये फॉरवर्ड, और जे की डायरेक्शन अपवर्ड। तो अगर मुझे आर का कोई एक्सप्रेशन और थीटा का कोई एक्सप्रेशन आई और जे के टर्म में मिल जाए तो शायद मैं इनको अच्छे से समझ पाऊँ और बेटर समझ पाऊँ। तो वो हम करना चाहेंगे। तो वो करेंगे कैसे, देखिए ये यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन मेरे पास मौजूद है, मुझे एक्स वाई और आर थीटा के बीच के रिलेशन पता हैं, जिसको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहा था। कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन पता है, अब मुझे यूनिट वेक्टर्स के बीच का रिलेशन चाहिए। यूनिट वेक्टर्स के बीच कोई कनेक्शन है क्या, डेफिनेट होगा, ओके। तो उसकी मैथमेटिक्स किस तरह से प्रोसीड करती है, किसी पॉइंट को माना यही पॉइंट पी है या कोई जनरल पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट का वेक्टर अगर आर है, वेक्टर आर, ये स्केलर आर नहीं है, वेक्टर आर, तो कार्टेशियन सिस्टम में आपको इसको कैसे लिखते थे, एक्स आई प्लस वाई जे। अभी इस लाइन को भूल जाइए इसको, ठीक है। मैं ये वाला आइडिया इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर किसी जनरल कोऑर्डिनेट का नाम ईटा होता है तो ईटा के करस्पॉन्डिंग का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है, मैंने इक्वल टू नहीं लिखा था कल, वो अभी क्लियर हो जाएगा। उसको निकालने का तरीका लगभग कुछ ऐसा होता है, इस आर वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करो ईटा के रेस्पेक्ट में। अच्छा,
लेकिन अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मुझे एक्स वाई से काम नहीं है इस समय, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स कौन हैं, आर और थीटा। तो अगर मैं आर यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँगा तो मुझे डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में करना है, और थीटा यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँगा तो डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये इस एक्सप्रेशन में तो एक्स वाई है, ये मेरे काम का नहीं है। मैं ये एक्सप्रेशन अभी मैंने इस दुनिया में लिखा है, आप ऐसे सोचिए। तो इस एक्सप्रेशन को पहले मैं इस दुनिया में ले जाता हूँ। इस दुनिया में ले जाने का मतलब, भाई एक्स की वैल्यू आपको पता है आर कॉस थीटा होती है, और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थी, मैथमेटिकली कुछ नहीं किया, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो कि एक चेंज ऑफ वेरिएबल है, ये एक्सप्रेशन जो एक्स और वाई के टर्म में था, इसको मैं इतना भी लिख सकता हूँ, इसको ये। अब लेकिन इस एक्सप्रेशन में एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इस एक्सप्रेशन को तो आप बोल सकते हैं ये कार्टेशियन दुनिया का है। कार्टेशियन दुनिया का मैं क्यों कह रहा हूँ, एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और आई और जे कार्टेशियन दुनिया के यूनिट वेक्टर। जबकि ये एक्सप्रेशन बड़ा मिलावटी है, आर और थीटा तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, बट आई और जे तो यहाँ के यूनिट वेक्टर्स हैं कार्टेशियन के। लेकिन स्टिल मैं काम इसी के साथ करूँगा, मैं जानबूझ के इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिखा है। उसके कारण आप दो तरह से सोच सकते हैं, एक तो मुझे आर यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर की अभी एक्सप्रेशन भी नहीं पता, उनको मैं लिख भी नहीं सकता यहाँ पे। और दूसरा कारण आप वैसे सोचिए, आई और जे को रखने में बड़ा फ़ायदा है। अब मैं करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन, कुछ इस तरह के स्टेप्स करने वाला हूँ, और डिफरेंशिएशन के दौरान अगर मेरे पास आई और जे हूँ तो इनको तो मुझे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो इसीलिए मैं इस एक्सप्रेशन के साथ वर्क करूँगा। ओके, तो इसको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की मदद से ये लिखा दिस। तो इस एक्सप्रेशन में आर थीटा भी हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर कार्टेशियन वाले हैं, पर कोई बात नहीं, ये हमारे फ़ायदे की ही चीज़ है। तो लेट्स डू इट। सो मैंने इसे लिखा भी था यहाँ पे, वाई यूज़ आई जे इन द आर थीटा वर्ड। भाई आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ वर्क कर रहे हैं और यूनिट वेक्टर आई और जे वाले को लेकर चल रहे हैं, बट ये फ़ायदे का है। ओके, तो लेट्स डू दिस। उसका कारण ये है क्योंकि आई और जे हमेशा कांस्टेंट वेक्टर्स होते हैं। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे उनका डिफरेंशिएशन में कोई रोल नहीं होता है। कोई रोल से मेरा मतलब है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो अब ध्यान कीजिए, मुझे एक आर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मतलब एक पार्शियल डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में होगा, और एक मुझे थीटा यूनिट वेक्टर निकालना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा थीटा के रेस्पेक्ट में। इस एक्सप्रेशन का आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन पार्शियल वाला, एक बार आर कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, एक बार थीटा कोऑर्डिनेट। तो मुझे ये वाले स्टेप्स करने हैं। अब मैंने आपको कल भी कहा था, अब हम इस दुनिया में हैं, आर थीटा दुनिया में। जब आप आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा या थीटा के किसी भी फंक्शन को कांस्टेंट मानेंगे, और जब थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर को कांस्टेंट मानेंगे। तो अब देखिए, लेकिन इस एक्सप्रेशन को आप देखिए, अभी मैथमेटिक्स करने से पहले माना इसका डिफरेंशिएशन मैं आर के रेस्पेक्ट में करता हूँ, तो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हुए थीटा या कॉस थीटा कांस्टेंट, साइन थीटा कांस्टेंट, लेकिन उसके अलावा आई और जे भी कांस्टेंट। आई और जे तो हमेशा ही कांस्टेंट हैं, लेकिन और क्लैरिटी के लिए मैंने लिख दिया, भाई जब मैं डेल बाई डेल आर का ऑपरेशन करूँगा इस एक्सप्रेशन पे, तो थीटा पे मुझे ध्यान नहीं देना है। ध्यान नहीं मतलब थीटा को कांस्टेंट मानना है, आई और जे को कांस्टेंट मानना है। तो अब डिफरेंशिएशन करना बड़ा आसान हो जाएगा पार्शियल। और ऐसे ही जब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, आर को कांस्टेंट मानना है, और आई और जे तो हमेशा ही कांस्टेंट होते हैं। तो डिफरेंशिएशन ये मैंने लिखा हुआ है, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन मुझे करना है आर के रेस्पेक्ट में, उस समय थीटा कांस्टेंट होगा, आई कांस्टेंट होगा, जे कांस्टेंट होगा, और जब थीटा के रेस्पेक्ट पर करेंगे आर कांस्टेंट। तो अब आप इस डिफरेंशिएशन को बड़े आराम से कर सकते हैं, पार्शियल्स को। डेल वेक्टर आर ओवर डेल आर कोऑर्डिनेट, ये मेरे यूनिट वेक्टर आर को डिफाइन करने का तरीका है। ये एक्सप्रेशन मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है, और अब की बार मैंने इक्वल टू लिखा है। ये सही एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन मैं अभी इक्वल टू के साथ वर्क कर रहा हूँ। हाँ भाई, ईटा की जगह आर सोचा, तो आर यूनिट वेक्टर बराबर डेल आर वेक्टर का ओवर डेल आर कोऑर्डिनेट। ये इसको आर के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट टर्म में कॉस थीटा और आई कांस्टेंट है, और आर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में 1 कॉस थीटा आई। सेकेंड टर्म में साइन थीटा और जे कांस्टेंट, आर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में 1 साइन थीटा जे। आर यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन आपको मिल गया। मेरा इंटरेस्ट इसी को निकालने में था। आर यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर के टर्म में मिल चुका है। ये एक्सप्रेशन क्यों फायदेमंद होगा, क्योंकि आई और जे को हम अच्छे से जानते हैं, तो आर यूनिट वेक्टर भी अब हमारी पकड़ में आ गया। और इनफैक्ट इस एक्सप्रेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप देखिए कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, यही वाला एक्सप्रेशन है। अगर आप इन दोनों टर्म्स में ये आर कॉमन ले लें तो एक कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे ही बचता है। तो उस स्मॉल आर जो आपने कॉमन लिया है उसे राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे की जगह आप रख सकते हैं वेक्टर आर अपॉन
रेडियल कोऑर्डिनेट आर। ये चीज़ तो आप बहुत पहले से जानते आए हैं। कोई भी यूनिट वेक्टर आप कैसे बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ए कोई वेक्टर है, आपको दे रखा है ए वेक्टर, तो ए को अगर आप उसके परिमाण उसकी लंबाई से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर ए बनता है। तो इस समय मुझे ये एक्सप्रेशन तो मिला है, बट अब आप ये कनेक्शन तो अब हमें करना चाहिए। ये सब अलग अलग चीज़ें थी। ये कोई वेक्टर होता है, ये वाला वेक्टर आर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन अब आप सोचिए, अरे आर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, ये आर थीटा में से ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्चुअली ये वाली लंबाई तो होती है, तो ये इस वेक्टर की लंबाई तो होती है। वेक्टर को उसकी लंबाई से डिवाइड किया, वेक्टर को उसकी लंबाई से डिवाइड किया, तो क्या मिलता है, उस वेक्टर की दिशा का यूनिट वेक्टर। अब ध्यान कीजिए, अगर मैं इस पॉइंट पे होता हूँ तो यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में तो बढ़ता है, आर की डायरेक्शन में ही होता है यूनिट वेक्टर आर। तो सारी कहानी मैच कर रही है। ओके दिस। अच्छा, अगर आप थीटा यूनिट वेक्टर निकालें इस एक्सप्रेशन से, ईटा की जगह थीटा सोचो, थीटा यूनिट वेक्टर बराबर इसी एक्सप्रेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन अब की बार थीटा के रेस्पेक्ट में। थीटा के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, आर को कांस्टेंट मानना है और आई और जे तो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, तो यहाँ डिफरेंशिएट करके जो आपको मिलने वाला है, आर पे कोई फ़र्क नहीं, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा, आई पे कोई फ़र्क नहीं, आर पे कोई फ़र्क नहीं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा, आर कॉस थीटा जे। ये रहा थीटा यूनिट वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये जो मैं ये पॉइंट कह रहा था, जनरली किसी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स होंगे। दोनों कंपोनेंट से मेरा मतलब रेडियल प्लस एंगुलर। अब इसको बाद में देखेंगे, चलिए मैं इस पॉइंट को अभी मिस कर देता हूँ। ठीक है, बस ये मैंने कुछ लिखा है लेकिन लेट मी स्किप इट। तो मुझे आर और थीटा यूनिट वेक्टर के एक्सप्रेशन इस जो मैं इसको यूज़ कर रहा था इससे मिल गए, लेकिन अभी यहाँ एक गलती है। गलती इसलिए क्योंकि एक्सप्रेशन पूरी तरह सही नहीं है, बट क्या गलती है आप पकड़ते हैं उस गलती को। आर यूनिट वेक्टर का जो मुझे एक्सप्रेशन मिला, ये कोई वेक्टर है आपके पास, आप इसे सिंपली सोचिए ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, कोई वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो कोई वेक्टर आपको दिया रहता है, ये कोई वेक्टर ए आपको दे रखा है जो कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे के बराबर है। तो उसकी लंबाई आप कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर स्क्वायर। तो इसकी लंबाई, इस वेक्टर की लंबाई कितनी होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इसकी लंबाई 1 है, होनी भी चाहिए। ये बाकी तो जो भी है तो यूनिट वेक्टर, एकांक परिणाम। ठीक है, ये वेक्टर ठीक है, यूनिट, ये सचमुच यूनिट वेक्टर है। बेसिकली हमने यहाँ पे जो चेक किया, ये जो मैथमेटिक्स करके जो एक्सप्रेशन मिला था, ये वेक्टर सचमुच यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है, अब ये जो दूसरा एक्सप्रेशन मुझे मिला था थीटा यूनिट वेक्टर का, इसके लिए ए एक्स का रोल इसके पास है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो इसका अगर आप लंबाई निकालें, इसका स्क्वायर करो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लिया, इसकी लंबाई तो आर बन रही है। एरो तो मैंने यूनिट वेक्टर का लगा दिया कि हाँ ये तो एकांक लंबाई का वेक्टर है, जबकि इसकी लंबाई तो आर पे डिपेंड कर रही है। अगर आप आर इक्वल टू 7 वाले पॉइंट पे खड़े हैं, देखिए इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो मैंने ये एक्सप्रेशन निकाला है जो कि गलत है, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली मुझे क्या आंसर दे रहा है। अगर मैं 2 पॉइंट्स की बात करूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, माना इस पॉइंट की डिस्टेंस थी 2 और इस पॉइंट की डिस्टेंस थी माना 4, तो जो मैंने थीटा यूनिट वेक्टर जिसको मैंने निकाला, जो कि असल में गलत निकला, थीटा यूनिट वेक्टर की जो लंबाई निकली वो आर के बराबर ही निकली। मतलब इस पॉइंट पे थीटा यूनिट वेक्टर, मैं अगर ग्रीन पेन से ड्रॉ करूं, थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तो सही है, लेकिन उसकी लंबाई कितनी बन रही है 2, मतलब वो यूनिट वेक्टर असल में है ही नहीं। और अगर इस पॉइंट पे निकालूं, जिस पॉइंट के लिए आर की वैल्यू पहले से ही 4 थी, यहाँ पे का थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तो सही मिली, वो सर्किल का टेंजेंट है, ये यहाँ पे इस सर्किल का टेंजेंट है, ये सर्किल के टेंजेंट से डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन अब की बार तो इसकी लंबाई 4 बन गई आर के बराबर। जिस आर पे आप खड़े हैं, ये जिस मैथमेटिक्स से हम ये करके आए, जिस मैथमेटिक्स को मैं कल से आपको बता चुका था वो थोड़ा गलत है, उस मैथमेटिक्स ने एक्चुअली किया क्या, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तो सही दे दी लेकिन उसकी लंबाई सही नहीं दी। ये डायरेक्शन के हिसाब से ये एक्सप्रेशन ठीक है कि थीटा यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में होता है, बट गलती क्या हुई, इसने थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के साथ उसके मैग्नीट्यूड को आर से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, और ऐसा इन जनरल होगा इन सारे केसेस में। अभी तक पिछले केसेस में वैसे ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कारण ये है असल में ये एक्सप्रेशन गलत है। ये इसका सही एक्सप्रेशन जो है
वो अब मैंने यहाँ लिखा है। पहले मैं उसको ये दिखा देता हूँ। ये वही एक्सप्रेशन है जो मैं कल तक इस्तेमाल कर रहा था। ईटा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप डेल आर बाई डेल ईटा करो, लेकिन डेल आर बाई डेल ईटा करके हो सकता है आपको यूनिट वेक्टर ना मिले, जैसे इस केस में हुआ। इस केस में तो सीधे सीधे यूनिट वेक्टर मिल गया, जबकि इस केस में यूनिट वेक्टर नहीं मिला। हाँ, डायरेक्शन सही मिली। तो अगर आपको कोई वेक्टर पता लग गया, डायरेक्शन सही है, तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आप कैसे बनाते हैं? उस वेक्टर की लंबाई से वेक्टर को डिवाइड कर दो, ये प्रोसेस ए अपॉन ए। तो अब की बार ये जो है ये ए है, लेकिन आपको ए वेक्टर से मतलब नहीं है, आपको तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ये जो भी वेक्टर बना इसका परिमाण निकालो और इससे इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो। ये यही वाला, इसको आप माइंड में ए या एक्स वेक्टर सोचिए। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आपको एक वेक्टर ही मिलेगा। मानो उस वेक्टर का नाम एक्स है थोड़ी देर के लिए, तो एक्स वेक्टर को अगर आप एक्स वेक्टर के परिमाण से डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तब तो आपके पास एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। ये है। तो कल तक के एक्सप्रेशन में जो गड़बड़ मैंने की थी, मैं केवल इसका न्यूमरेटर लिख रहा था, लेकिन ये न्यूमरेटर कभी कभी तो आपको सीधे सीधे सही आंसर दे देता है, लेकिन हो सकता है आपको इससे सही आंसर ना मिले। सही आंसर का मतलब क्या है? ये हो सकता है आपको यूनिट वेक्टर ना दे, हमें केवल यूनिट वेक्टर चाहिए। डायरेक्शन में हमारा इंटरेस्ट है, थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है, तो उसको निकालने के लिए वो जो क्वांटिटी इस मैथमेटिक्स से आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आपको मिलती है, उसको खुद उसके परिमाण से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इस केस में इसको अब आप थीटा यूनिट वेक्टर ना समझें, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है केवल एक्स वेक्टर, और इसका परिमाण कितना है? आर के बराबर, वो आप निकाल चुके हैं। तो अगर आप इसे आर से डिवाइड कर दें तो आर से ये कैंसिल और ये कैंसिल, बाकी जो बचेगा वो थीटा यूनिट वेक्टर होगा। सही, ये गलत है, मैंने इसको यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे क्रॉस किया है। ये क्रॉस मुझे यहाँ पे जाके पता लगा, तो इसीलिए करेक्शन जो हमें इनकॉर्पोरेट करना है इन जनरल, अगर जो जिस एक्सप्रेशन को मैं अभी तक ऐसे लिख रहा था कि यहाँ ईटा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए डेल आर अपॉन डेल ईटा कर दो, ये असल में इट गिव्स यू द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर ईटा। ये आपको थीटा यूनिट वेक्टर नहीं देता है, उसकी लंबाई को 2 गुना या 4 गुना या 7 गुना मल्टीप्लाई करके दे सकता है। तो फिर यूनिट वेक्टर कैसे पता लगाएंगे? अरे ये जो वेक्टर मिला इसकी लंबाई कितनी है? 2। अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। जबकि ये वाला वेक्टर इसकी लंबाई 4 है, तो इसे 4 से डिवाइड करो, फिर से यूनिट वेक्टर। तो प्रॉपर यूनिट वेक्टर आपको बनाना है तो उसके मैग्नीट्यूड से भी उसे डिवाइड कर दें। ओके, ये तो इतना करेक्शन हमें करना था। तो ये प्रोसेस लगभग सही है, लेकिन ये कई बार यूनिट वेक्टर आपको नहीं देगी। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो चीज़ ऑब्टेन हुई उसके लंबाई से, उसके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दें। तो दिस ओके। तो नॉट नेसेसरली यूनिट वेक्टर, हो सकता है आपको यूनिट वेक्टर ना मिल रहे हों। जैसे इस केस में मैंने फिर से उसी ये फिगर मैंने यहाँ पे बनाया, यही मैंने यहाँ पे भी बनाया। इस पॉइंट पे थीटा वेक्टर, अगर इस एक्सप्रेशन को सही मानते हैं हम, इस पॉइंट पे थीटा वेक्टर ऐसा, जबकि इस पॉइंट पे थीटा यूनिट वेक्टर ज़्यादा लंबा मिल रहा है, क्योंकि थीटा यूनिट वेक्टर इस कैलकुलेशन के हिसाब से, जो कि गलत है, उसकी लंबाई आर पे डिपेंड करती है। ये आर कम है तो छोटी लंबाई का मिला, यहाँ आर बढ़ गया, थीटा यूनिट वेक्टर ज़्यादा बड़ी लंबाई का। पर ऐसा तो होना नहीं चाहिए, थीटा यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है एकांक लंबाई का। तो सही एक्सप्रेशन ये है। ओके, डिवाइड बाई लेंथ, जो जनरल फिनोमिना आप यूज़ करते हैं। ए कोई वेक्टर होता है तो ए वेक्टर के बजाय अगर आपको केवल यूनिट वेक्टर में इंटरेस्ट है, यूनिट वेक्टर ए में, तो वेक्टर ए को उसके परिमाण से डिवाइड कर दो। तो वही चीज़ मैंने की है। तो वो कैलकुलेशन अगर आप यहाँ इनकॉर्पोरेट करें, आर से डिवाइड करें, तो माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा। तो ये रहे सही एक्सप्रेशन, ये ओके। अब ऑब्टेन का पार्ट जिस भी तरीके से हमने किया वो हो गया। तो नाउ लेट्स सी आर यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर के एक्सप्रेशन, थीटा के अलावा, थीटा या उसके फंक्शंस के अलावा आई और जे के टर्म में हमें मिले हैं। आई और जे के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता है, बहुत सिंपल होते हैं। आई हमेशा फॉरवर्ड होता है, जे हमेशा अपवर्ड होता है। तो शायद आर और थीटा का बहुत अच्छा नॉलेज अब यहाँ से आ जाएगा। क्वालिटेटिवली हमें पता लग गया था कि आर और थीटा की डायरेक्शन किस पॉइंट पे कैसी होती है, बट मैथमेटिकली भी मेरे पास स्टेटमेंट है। ये यूनिट वेक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ आप इसे कह सकते हैं। आई और जे वाले यूनिट वेक्टर अगर आपको पता है किसी पॉइंट पे, आई और जे हमें हमेशा पता होते हैं, तो किसी पॉइंट पे आप आर और थीटा की डायरेक्शन, आर और थीटा यूनिट वेक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, एक चीज़ जरा यहाँ से चेक करें आप, अगर आप आर डॉट आर निकालें, किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ये अगर ए एक्स है और ये ए वाई है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, बेसिकली वेक्टर की लंबाई का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आर डॉट आर आप निकालेंगे 1 बनेगा। थीटा डॉट थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
इसका डॉट खुद के साथ 1 है, इसका डॉट खुद के साथ 1 है, इसका मतलब ये वेक्टर सचमुच एकांक लंबाई के हैं। वो तो हम अब इंश्योर भी कर चुके हैं, बट ये यूनिट लेंथ के वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर सचमुच हैं किसी भी थीटा पे। अब की बार मैंने ऐसे नहीं कहा कि मैं इस पॉइंट के लिए देख रहा हूँ, हाँ 30 डिग्री वाली डायरेक्शन में देख रहा हूँ। आप कोई भी थीटा लेके चलो, इसका डॉट खुद के साथ 1 ही बनेगा, इसका डॉट खुद के साथ 1, मतलब सचमुच आप यूनिट वेक्टर से डील कर रहे हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लो, आर डॉट थीटा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, ऐसे तो लेते हैं। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे एक वेक्टर है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे दूसरा वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल होके जो चीज़ हम इस फिगर में देख रहे थे ना, हाँ आर यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, लेकिन हर पॉइंट पे आपस में ऑर्थोगोनल हैं। वो कहानी इस लाइन में छुपी हुई है। मैथमेटिकली अब हमने प्रूव कर दिया, एक तरह से इस्टेब्लिश कर दिया, किसी भी पॉइंट पे आर और थीटा की डायरेक्शन तो बदलती रहती है। वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। भाई आप थीटा की वैल्यू चेंज करोगे तो आर बदल रहा है, आर हमेशा ऐसा नहीं है कांस्टेंट है, थीटा के साथ बदल रहा है, थीटा भी बदल रहा है, दोनों बदल रहे हैं, लेकिन दोनों की लंबाई हमेशा 1 के बराबर है, खुद की लंबाई। और दोनों आपस में क्या है? ऑर्थोगोनल। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है और खुद वो वेक्टर्स 0 नहीं है, इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या है? 90, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो बेसिकली हमारे पास एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। आपके पास दो वेक्टर्स ऐसे मिल गए, आर और थीटा, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, लेकिन हर पॉइंट पे क्या है? ऑर्थोगोनल। इस तरह की चीज़ को हम ऑर्थोनॉर्मल सेट कहते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स नहीं है। ये वेक्टर और ये वेक्टर अलग वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है। आप इसे भी आर कहते हैं, इसे भी आर कहते हैं, लेकिन ये आर इस पॉइंट का है, ये आर इस पॉइंट का है। ये दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, वेक्टर अलग अलग है। तो ये आर यूनिट वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर नहीं है और थीटा यूनिट वेक्टर भी कांस्टेंट नहीं है। जबकि आई और जे के साथ एडवांटेज जो हमने यहाँ पे उठाया भी, उस एडवांटेज को यहाँ पे यूज़ किया, उस चीज़ को। आई और जे का डिफ्रेंशिएशन में कोई रोल नहीं। डिफ्रेंशिएशन में रोल क्यों नहीं था? वो कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। तो ये जो आर थीटा हैं, इनके रिलेशन भी इस्टेब्लिश हो गए, मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस भी कुछ आ गए, लेकिन दीज आर नॉट कांस्टेंट वेक्टर्स। ओके, ये जो फैक्टर है आर का, मैं इसको थोड़ा और बाद में एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली दिस इज समथिंग कॉल्ड स्केल फैक्टर। आप खुद भी इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं केवल एक लाइन यहाँ पे बोलूँगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अभी मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है? इसको समझने की खुद से कोशिश कीजिए, ये इस मैथमेटिक्स से ये क्यों आया। बट लेट्स मूव ऑन। कुछ पॉइंट्स पे अब मैथमेटिकली हमने फिगर में तो देख लिया था, हाँ आर ये होता है, थीटा ये जो मैंने इतने सारे कोशिश की थी यहाँ पे बनाने की। अब मैथमेटिकली मेरे पास एक्सप्रेशन है, तो अब मैं ढंग से निकाल सकता हूँ। माना आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाली डायरेक्शन में है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डायरेक्शन समझ रहे हैं, जिसको आप सामान्यतः एक्स एक्सिस कहते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे होते हैं तो थीटा एंगल इतना बनता है 20 डिग्री, कम करो 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब ये डायरेक्शन। अगर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये आपका पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट के लिए अगर आप रेडियल कोऑर्डिनेट की बात करें, रेडियल कोऑर्डिनेट तो ये डिस्टेंस होगी जितनी भी हो, लेकिन थीटा कितना होगा? 0। लेकिन पी अगर आप इस पॉइंट को भी माने, चले मैं उसे पी डैश लिखता हूँ, इस पॉइंट के लिए भी थीटा कितना होगा? 0। तो अगर मैं थीटा बराबर 0 लेता हूँ, मतलब मैं इस लाइन के अलॉन्ग के किसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है? तो जरा थीटा की जगह 0 इस एक्सप्रेशन में रखें तो कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0। तो आर की वैल्यू बनेगी आई के बराबर, ये टर्म बचेगा, और थीटा यूनिट वेक्टर की वैल्यू बचेगी जे के बराबर। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखिए, इसको आप ये रिजल्ट ना समझें कि हाँ हमेशा आर बराबर आई होता है और थीटा बराबर नहीं। थीटा बराबर 0 डिग्री वाली डायरेक्शन में, थीटा बराबर 0 डिग्री वाली डायरेक्शन मतलब ये पीछे भी नहीं, पीछे की डायरेक्शन जो है उसके लिए थीटा बराबर पाई हो जाता है। एंगल बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे आते आते एंगल 180 हो जाता है, पाई के बराबर हो जाता है, 2 पाई के बराबर हो जाता है, सॉरी नॉट पाई के बराबर, सॉरी, ओके पाई। इसकी बात बाद में कर सकते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे? 0। और थीटा की वैल्यू 0 लेने का मतलब आर यूनिट वेक्टर उन पॉइंट्स पे आर यूनिट वेक्टर आई के ही जैसा होता है, बराबर का मतलब जैसा समझिए, जो आई है वही आर है और जो जे है वही थीटा है। इसका मतलब ये, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाने की कोशिश की है, इस पॉइंट पे हाँ ये थीटा इक्वल टू 0 वाली डायरेक्शन है, आई तो ये होता है, आई तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, तो आर भी यही है।
और थीटा जे के बराबर, जे तो किसी भी पॉइंट पे अपवर्ड होता है, ये है जे। अब इसको आप हमारे नॉर्मल वाले सेट से निकाल पा रहे हैं सीधे, आर किसी डायरेक्शन में कहाँ पॉइंट करता है, अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो रेडियल लाइन ये बन रही है, तो इस लाइन को अगर आप आगे की तरफ बढ़ाएं, रिमेंबर रेडियल कोऑर्डिनेट हमेशा कहाँ पॉइंट करता है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन पे बाहर की ओर। इस पॉइंट पे खड़े हैं आप, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया, लाइन को आगे की ओर बढ़ाया। हाँ, आर की डायरेक्शन यही तो होनी चाहिए थी, मैथमेटिक्स भी वही कह रही है। आर की डायरेक्शन इस समय आई के जैसी है इस पॉइंट पे, और सीधे सीधे मैं थीटा की बात करूँ, थीटा उसके साथ 90 डिग्री पे, आई और जे। अगर इसके बजाय आप इस पॉइंट पे भी होते, यहाँ पे भी यही कहानी होती, थीटा इक्वल टू 0 पूरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए। लेकिन ये कहानी यहाँ के लिए वर्क नहीं करेगी, इस पॉइंट का थीटा तो कुछ और है, माना 45 डिग्री है। अगर आप थीटा की जगह 45 रखेंगे तब ये आर और थीटा के एक्सप्रेशन आई और जे के टर्म में चेंज हो जाएंगे। अब मैं उन एक्सप्रेशंस को नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं केवल ड्रॉ करूँ जैसे हमने पीछे किया था, यहाँ पे तो आर ऐसा बनता है और थीटा ऐसा बनता है, होते तो 90 पे हैं पर आर कुछ ऐसा बनता है। ये आर ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि इसमें थोड़ा आई का हिस्सा भी होता है और थोड़ा जे का हिस्सा भी होता है। अब मैं इसे कार्टेशियन से कनेक्ट कर रहा हूँ, आर जो वेक्टर है इस पॉइंट पे यूनिट वेक्टर, इसको आप थोड़ा सी आई यूनिट वेक्टर और थोड़ा सी जे यूनिट वेक्टर से मिलके बना सकते हैं, वो आपको प्रॉपर एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाएगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री है, π/4, थीटा की जगह π/4 रखो, आपको पता लग जाएगा आर में कितना हिस्सा आई का है और कितना हिस्सा जे का है। ऐसे ही थीटा में मैंने एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल किया है, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस। आप इस लाइन पे कहीं भी खड़े हैं, मैंने केवल एक पॉइंट दिखाया है, लेकिन इस लाइन पे आप कहीं भी खड़े हों तो उस पॉइंट का थीटा कोऑर्डिनेट आप 90 बोलेंगे। तो अगर आप थीटा बराबर 90 इस एक्सप्रेशन में रखें, कॉस 90 0 होता है जबकि साइन 90 1 होता है, +1, तो आर बराबर जे और थीटा बराबर -i बनेगा, ये वाला टर्म सर्वाइव करेगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे अगर आप खड़े हैं तो उस समय रेडियल कोऑर्डिनेट का मतलब जे के बराबर होता है, जे मतलब अपवर्ड, जे तो हमेशा अपवर्ड होता है। अब मैंने यहाँ पे शायद कलर थोड़ा चेंज कर दिए हैं, बट उसमें आप कंफ्यूज ना करें। आर, ये अब की बार ये आर है और थीटा कितना है, -i, आई नहीं, उसका अपोजिट -i। बल्कि ये कलर भी ठीक है, देखिए ये कलर मैंने आर और थीटा के हिसाब से बनाए हैं। जो आर थीटा यहाँ ऐसे थे, ये रेड और ये ब्लू, इस पॉइंट तक जाते जाते एक तरह से ये 90 डिग्री रोटेट हो चुके हैं। अगर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, लेट मी ट्राई टू शो यू यूजिंग रेड एंड दिस स्केच पेन। यहाँ पे ये सिचुएशन थी, ये आर है, ये थीटा है एक्स एक्सिस पे, और जैसे जैसे आप ऊपर के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ऊपर मतलब मैं इधर के पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, तो असल में हो क्या रहा है, इनके बीच का एंगल तो 90 ही है, ओके, आर और थीटा के बीच का एंगल तो 90 है, बट इनकी दोनों की डायरेक्शन चेंज हो रही है, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पे ये हो चुका है आर और ये हो चुका है थीटा। थोड़ा और इधर गया, इस पॉइंट की बात करूँगा, समथिंग लाइक दिस। कैसे लगाया मैंने आइडिया, आर का आइडिया लगाना बड़ा आसान है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करो और लाइन आगे की ओर बढ़ा दो, ये आर। और अगर मैं यहाँ आ गया, वाई एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस पे अगर मैं खड़ा हूँ, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया और डायरेक्शन आगे की ओर बढ़ाई, तो फिर से वाई एक्सिस तो बनेगी। तो ये है आर की डायरेक्शन और थीटा उसके साथ 90 डिग्री पे, ये तो इस तरह से डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएं तो मैं फिगर में आपको दिखा देता हूँ आपको क्या आंसर मिलना चाहिए। आर यूनिट वेक्टर इधर को हो जाएगा -i के बराबर, और थीटा यूनिट वेक्टर हो जाएगा नीचे की ओर, नीचे मतलब -j, ऊपर +j होता है -j। मैथमेटिकली आप इन एक्सप्रेशन से वो निकाल सकते हैं। आप थीटा की जगह अगर पाई रखेंगे तो आपको सही मिल जाएगा। इनफैक्ट ये तो मैंने बहुत सिंपल वाले केस किए, आप मोर जनरल केस इसको कर सकते हैं। ओके, ज़रा खुद से इनको ट्राई कीजिएगा, थीटा की जगह 45 डिग्री लेके और हर तरह से पिक्चर बना के, हाँ सब कुछ ठीक बैठ रहा है, 30 डिग्री लेके 135 डिग्री, ये वो एंगल्स हैं जिन पे आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता होती है, इसलिए मैंने एंगल्स लिए हैं। और फिर जनरल उसके लिए इमेजिन कीजिए कि हाँ जनरल थीटा पोजीशन पे क्या हो रहा है। ओके, दिस कुछ इस तरह के फिगर्स, माना कोई जनरल पॉइंट है पी, तो आर ये बनता है, थीटा ये बनता है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर आ जाएँ तो आर ये बनता है, थीटा ये बनता है। ओके, तो अब ये आइडिया फिर से आपके दिमाग में बैठा दूँ, क्योंकि ये बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में भी वर्क करेगा। आर यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर कहाँ होते हैं, मैंने दोनों के आंसर एक साथ लिखे हैं। डायरेक्शन ऑफ प्योर इंक्रीज ऑफ आर, आर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्योर इंक्रीज ऑफ आर,
जिस डायरेक्शन में जाने पे केवल आर प्योरली बढ़ता है, थीटा पे फर्क नहीं पड़ता है, वो आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। और थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ प्योर इंक्रीज ऑफ थीटा, जिस डायरेक्शन में जाने पे केवल थीटा बदलता है वो है थीटा यूनिट वेक्टर। ओके, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इनफैक्ट अगर आप ये एक्सरसाइज कर लें तो शायद काफ़ी क्लियर होगा। आप एक सर्किल लीजिए, इस सर्किल के सर्कमफेरेंस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये माना ये बाहर वाला सर्किल है, इसकी बात मैं करूँ, ये आप कुछ पॉइंट्स मार्क करके इस सर्किल पे आर और थीटा यूनिट वेक्टर, यहाँ पे भी आर और थीटा प्लॉट कीजिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। जिस भी तरह का आपका नॉलेज हमें मिला है उससे कोशिश कीजिए क्या एक सर्किल के सर्कमफेरेंस के सारे पॉइंट, सारे पे तो आप नहीं कर सकते हैं पर कुछ पॉइंट्स पे आप कर लेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि आर और थीटा का बिहेवियर कैसा होता है। और फिर आप दो अलग अलग सर्किल्स के लिए भी इसे ट्राई कीजिए, एक सर्किल से रेडियस ए का और एक सर्किल माना उससे बड़े रेडियस बी का, बी ए से ज़्यादा है, तो इन दोनों सर्किल्स के लिए जरा यूनिट वेक्टर्स अगर आप प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, कुछ डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो होपफुली आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। बाकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हमें मिल ही चुका है, बट हम हमेशा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे नहीं जाएंगे, आर और थीटा की डायरेक्शन हमें खट से निकालनी आनी चाहिए। हाँ, इस सिचुएशन में ये आर ये है और थीटा ये है। ओके, सो दिस, बाकी इससे आगे का डिस्कशन जो है दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एवरीबॉडी।